बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। जमान पाक के गिर्द एक हिसार है पुलिस का, और ऑपरेशन से मुतल्लिक क्या खबर आई है। खान साहब जमान पाक के अंदर मौजूद हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ, और उनका आखिरी पैगाम क्या जारी हुआ, ये तफसील अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। और फिर खान साहब के तीन बड़े साथी जो हैं वो उन्होंने कश्ती बदल ली है, अब किसी और कश्ती के मुसाफिर हो गए, और क्या कहा है और क्या वजह बनी, ये भी हम बताएंगे। और फिर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का एक बड़ा ऐलान है, और ये ऐलान उन्होंने सियालकोट गैरिजन के दौरे पर किया। इसकी तफसील भी अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन राय साहब, खान साहब का पैगाम बड़ा ही अहमियत का हामिल है, और ऐसे मौके पर यह पैगाम सामने आया जब पूरे मुल्क के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक क्रैकडाउन हो रहा है। 25,000 में से 4,000 लोगों की निशानदही की गई। पंजाब हुकूमत ये कहती है 7,000 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, जो उनके वर्कर्स हैं, जो वर्कर्स नहीं भी हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितनी भी सेकंड टियर है क़यादत की, उनके खिलाफ एक जबरदस्त किस्म का क्रैकडाउन जो है वो जारी है। आप जमानत लेकर बाहर निकलते हैं तो पुलिस आपका इंतजार कर रही होती है, और उन जिन लोगों पर शक है इन्हें कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डाई हार्ड किस्म की लीडरशिप है, उनको बाकायदा जो है गिरफ्तार किया जा रहा है। राय साहब, जो मेन क़यादत है ज़मान पाक के अंदर मौजूद है, और खान साहब ने क्या पैगाम दिया। खान साहब ये कहते हैं कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को फौज के आमने सामने लाकर खड़ा किया जा रहा है। ये तमाम कामयाबी से हो रहा है, तहम मैं कई बार पैगाम दे चुका, पहुंचा चुका कि इदारों में मैं मुदाखलत नहीं करना चाहता। खान साहब ने जो बात की राय साहब, वो बड़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि जब मुझे आईबी ने ये बताया कि हमारे मुल्क का जो आर्मी चीफ है यानी जनरल बाजवा जो है उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, तो वो कर सकते थे, उन्हें बदल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और उन्होंने, चूंकि फौज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था जो बचा हुआ है, जहां पे एक डिसिप्लिन है, तो खान साहब कहते हैं कि मैंने ये जरूरी नहीं समझा कि मैं इस इदारे को खराब करूं, इस इंस्टीट्यूशन को खराब करूं। लिहाजा हमने सब्र से काम लिया, और पाकिस्तान उस रास्ते पर निकल गया जो हमारे मुल्क की तबाही का रास्ता है। मुझे आज इस बात का खौफ है कि अगर अभी हिकमत अमली और अपनी अकल इस्तेमाल ना की गई तो शायद हालात जो है वो किसी के काबू में नहीं आएंगे। अफरा तफरी मची हुई है, पूरा जोर लगाकर इमरान खान को का रास्ता बंद करने की कोशिश की जा रही है। आइन भी टूट चुका, सुप्रीम कोर्ट भी जलील किया जा रहा है। 70% मकबूलियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। तब से पीडीएम की जमातों ने फैसला किया कि इलेक्शन नहीं लड़ना, क्योंकि इलेक्शन लड़े तो इमरान खान जो है वो हमें हरा देगा। फरूक हबीब ने यह भी कहा है कि जमान पाक में अगर आपने ऑपरेशन करना है तो ठीक है, आप ऑपरेशन करें, और लेकिन शिबली फराज साहब जो हमारे फोकल पर्सन हैं उनको बताया जाए, पुलिस वाले अंदर आएंगे और आकर चेक करें, लिस्टें हम दे देंगे जिन लोगों की 40 दहशतगर्दों का जो बाकायदा पंजाब हुकूमत की तरफ से जो राय साहब कहा जा रहा है। राय साहब, ये सब कुछ तो ठीक है, जो कुछ बयानात खान साहब की तरफ से आ रहे हैं और जो पंजाब हुकूमत करने जा रही है, और फिर हुकूमत जो चाहती है कि जिस तरह एक क्रैकडाउन करके खान साहब को गिरफ्तार जो है वो फौरी तौर पर किया जा सके। आपको क्या लगता है कि इस तरह के हथकंडों से, इमरान खान की गिरफ्तारी से, इमरान खान की नाअहली से, इमरान खान को क्या पाकिस्तान की सियासत से माइनस कर दिया जाएगा? और जो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि हमने बहुत पहले ये बात कहना शुरू की कि जो हुकूमतें किसी पॉपुलर मैंडेट या किसी भी मैंडेट की बुनियाद पर नहीं आती, यानी अवामी मैंडेट की बुनियाद पर नहीं आती, फिर कोई उनसे सवाल नहीं कर सकता, कोई उनसे पूछ भी नहीं सकता, और ना ही उनके खिलाफ मुकदमा चलाए जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल हुकूमतें जवाबदेह होती हैं, ये उनके खाते में चीज़ें लिखी जाती हैं, क्योंकि उन्होंने दोबारा पाकिस्तान की आवाम के सामने जाना होता है। ऑपरेशन की तैयारी कर ली गई है, डेडलाइन भी आ गई है, और खान साहब कह रहे हैं कि हम पुलिस को अंदर आने की इजाज़त देंगे, और आकर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन से दहशतगर्द छुपे हुए हैं। राय साहब, अब ये नो पॉइंट ऑफ रिटर्न की तरफ चीज़ें चली गई हैं, या मुज़ाकरात आपको लगता है कि अभी भी किए जा सकते हैं, अभी भी टेबल पर
क्योंकि खान साहब सियासतदान नहीं है, खान साहब लीडर थे और जिन लोगों से आपका टाकरा था वो मंझे हुए सियासतदान, और सियासतदान होना पाकिस्तान के अंदर अपने लिए तो यानी अपने हकूक के लिए, अपने खानदानों के हकूक के लिए, अपनी जायदादों को बचाने के लिए सियासत जो है वो की जाती है। तो इस तनाजुर में ये बात कर रहा हूं कि खान साहब का मुकाबला ऐसे सियासतदानों से था। जी राय साहब। देखिए आशफी साहब, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक दो बड़ी खबरें हैं। वो दोनों खबरें भी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। लेकिन पहले इमरान खान साहब ने जो 3 नुकात बयान किए जिन्हें पाकिस्तानी मीडिया ने सेंसर कर दिया, ये तीनों नुकात आवाम तक पहुंचाने बड़े ज़रूरी हैं, क्योंकि इस वक्त इमरान खान साहब की आवाज़ को मुकम्मल तौर पर दबा दिया गया है। अगर आप इमरान खान साहब की आवाज़ को दबाएंगे, जिनके पीछे पाकिस्तान के 70% आवाम खड़े हैं, तो इसका नतीजा फिर अफरा तफरी और गलत फहमियों की सूरत में ही निकलेगा। एक तो आशमी साहब, सियासत कभी T20 मैच नहीं होता, सियासत कोई वनडे मैच नहीं होता। सियासत एक तवील टेस्ट इनिंग होती है, तवील तरीन टेस्ट इनिंग होती है। इसके अंदर यह नहीं कहा जा सकता कि किसी 3 ओवर में किसी एक पार्टी के खिलाफ, किसी एक टीम के खिलाफ कोई अच्छा परफॉर्म कर जाए या कोई एग्रेसिव परफॉर्म कर जाए तो वो टीम हार गई। ये T20 मैच नहीं है। और जो पॉपुलर जमातें होती हैं, उनका जो तबई वजूद होता है उसको मसनूई तरीके से कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। जितना मर्जी आप जोर लगा लें, कुदरत का ये निज़ाम है, फितरी बात है कि तबई वजूद सियासी जमातों के, जिनकी जड़ें अवाम में होती हैं, इनकी जड़ें अवाम में होने की वजह से ये बड़े सख्त जान होते हैं। आप ये देख लें कि मुजीबुर रहमान, इसी तरह का क्रैकडाउन, इसी तरह के हालात, और उस वक्त ये समझा गया था कि हम बिल्कुल ये क्रैकडाउन करके और इस क्रैकडाउन के बाद मुकम्मल तौर पर क्रश कर दिया जाएगा मुजीबुर रहमान को भी। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? क्या अवामी सपोर्ट मुजीबुर रहमान के पीछे से ख़त्म हो गई थी? और फिर हमें पता है कि जिस तरह इस वक्त बुज़दिल इंडिया और इसी तरह गैर मुल्की एजेंसीज पाकिस्तान के अंदर खेल खेल रही हैं, सिचुएशन को एक्सप्लॉइट किया जाता है ना। जब किसी भी मुल्क के अंदर क्रिटिकल हालात हों, ख़ास तौर पर इस खित्ते में जिस तरह से पाकिस्तान की और इंडिया के हालात हैं, तो उस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट किया जाता है। उस वक्त भी उस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट किया गया और सूरत हाल फिर ये बनी कि बांग्लादेश यानी पाकिस्तान का आधे से ज़ायद हिस्सा जो है वो अलग हो गया। उसी किस्म के हालात अब बन रहे हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी और पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर को यकतरफा तौर पर इस तरह से टारगेट किया जा रहा है कि वो बार बार ये कह रहे हैं कि GHQ के ऊपर जो एहतजाज हुआ और कोर कमांडर हाउस के ऊपर जो एहतजाज हुआ, इसकी आला तरीन सतह पर जिस तरह से आप चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान पर मुश्तमिल एक कमीशन बना दें। वो ये कह रहे हैं इमरान खान साहब कि मेरे पास शवाहिद मौजूद हैं कि हमारे पुरम जो मुजाहिरीन थे उनके दरमियान में कुछ मुसल्लह अफराद को घुसाया गया। तो अगर इमरान खान साहब के खिलाफ कार्रवाई करनी है, पक्की ठक्की कार्रवाई करनी है, अगर इमरान खान साहब को PTI के चेयरमैन के ओहदे से हटाना है और इसके ऊपर अवामी मोहर सब करवानी है और कोई कानूनी मोहर सब करवानी है, तो फिर तो ये एक तहकीकात के नतीजे में ही हो सकता है। एक ऐसी तहकीकात जिसके ऊपर अवाम को भी एतमाद हो, तमाम सियासी फरीकैन को भी एतमाद हो और सबसे बढ़कर GHQ को भी एतमाद हो। और ये तहकीकात इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो आपके पास अवेलेबल ऑप्शंस हैं वो कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान पर मुश्तमिल, हाजिर सर्विस जज साहिबान पर मुश्तमिल एक कमीशन बनाया जाए और वो फिर तहकीकात करे कि GHQ पर किस तरह से एहतजाज हुआ, GHQ पर उस वक्त सिक्योरिटी क्यों मौजूद नहीं थी, कोर कमांडर हाउस लाहौर पर जो सिक्योरिटी होनी चाहिए थी वो सिक्योरिटी क्यों मौजूद नहीं थी, क्या PTI के लोग इसके अंदर शामिल थे? अगर PTI के लोग शामिल थे तो उनका बिल्कुल ट्रायल होना चाहिए। अगर PTI की क़यादत ने यह हदायत दी थी तो जिस क़यादत ने यह हदायत दी थी उनको भी मुरद इल्ज़ाम ठहराना चाहिए। लेकिन इसकी शफाफ तहकीकात होनी चाहिए और शफाफ तहकीकात सुप्रीम कोर्ट के फोरम पर हो सकती हैं। दूसरी बात यह हाशमी साहब कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में, यानी इस खित्ते में पाकिस्तान एक अनोखा सा मुल्क है। पाकिस्तान जिस खित्ते में है, इस खित्ते में तमाम ममालिक में एक अलग निज़ाम चल रहा है, एक जैसा निज़ाम चल रहा है। सिर्फ पाकिस्तान में एक इंटायरली डिफरेंट निज़ाम चल रहा है। बहरहाल पाकिस्तान जैसे ममालिक में 2 कुव्वतें हैं
जो मुल्क को आगे ले जाने की सलाहियत रखती हैं, जो मुल्क को आगे ले जा सकती हैं, लेकिन इन दोनों कुव्वतों का एक साथ होना हमेशा बड़ा जरूरी होता है। एक वो कुव्वत जो कि अवाम में सबसे ज्यादा मकबूल हो, यानी सियासी जमात जो सबसे ज्यादा मकबूल हो, जिसके अंदर डिलीवर करने की सलाहियत हो, जिसने पास्ट में डिलीवर करके दिखाया हो, जो कि फौजी क़यादत के साथ चलने की सलाहियत भी रखती हो। और दूसरी जो आपकी पाकिस्तान जैसे ममालिक में, यानी मुअज़्ज़म ममालिक में तो नहीं, पाकिस्तान जैसे ममालिक में आप ये कह सकते हैं कि फौज जब एक पेज पर होती है किसी हुकूमत के साथ तो फिर मुल्क जो है वो आगे जाता है। अगर फौज किसी हुकूमत के साथ एक पेज पर नहीं होती तो फिर मुल्क एक इंच आगे नहीं बढ़ता। तो दो कुव्वतें इस वक्त अहम तरीन है पाकिस्तान के अंदर। एक इमरान खान साहब जिनके पीछे 70% अवाम खड़े हैं, दूसरी अहम तरीन कुव्वत पाकिस्तान में तारीखी वाक़यात और तारीखी पस मंज़र में इस्टेब्लिशमेंट है। ये एक तल्ख हकीकत है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ तो यही है ना। होना तो नहीं चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट इतनी बड़ी ताकत हो। दुनिया की किसी भी मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट इतनी बड़ी ताकत नहीं होती, अवाम ही सबसे बड़े ताकत होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ज़ाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट का एक असर रसूख है और इस्टेब्लिशमेंट का अपना एक स्टैंस भी है कि अगर हम पाकिस्तान के सियासतदानों पर चेक ना रखते तो ये लूट मार के, ये शरीफ खानदान और जरदारी खानदान के मुतल्लिक इससे पहले फौजी क़यादतों का ये स्टैंस रहा है। ब्रीफिंग्स में वो ये बताते रहे हैं कि अगर हम सियासत के ऊपर अपना असर और रसूख ना रखें तो ये लूट मार के पाकिस्तान की हड्डियां भी निचोड़ के खा जाते। तो अब हाशमी साहब, मुल्क आगे कौन बढ़ा सकता है? सबसे पॉपुलर जमात और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर हों। यह नहीं कि इस्टेब्लिशमेंट मकबूल तरीन जमात के हक में कोई इलेक्शन में रैगिंग करवा दे। अगर एक ऐसे 14 जमातें जिनकी अवाम में मकबूलियत कुल मिलाकर जो एक्सेप्टेंस है, कुल मिलाकर भी एक्सेप्टेंस वो 18-20% से जायद नहीं है, अगर वो फौज के साथ एक पेज पर भी हो जाए तो मुल्क आगे नहीं चल सकता। इसलिए नहीं चल सकता कि अवाम को ये जो करप्ट टोला है उसकी अवाम में पजीराई नहीं है। हर वक्त यहां पर एहतजाज का एक सिलसिला जारी रहेगा। अवाम का चूंकि ट्रस्ट नहीं है तो इस वजह से जब तक इलेक्शन के नतीजे में अगर ये आ जाए तो फिर तो अलग बात है, लेकिन जब तक इलेक्शन नहीं होता मुल्क एक इंच आगे नहीं बढ़ सकता, सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। सियासी इस्तेहकाम कैसे आ सकता है कि इलेक्शन हो, इलेक्शन में चलें। अभी तो इलेक्शन सर्विस बता रहे हैं कि इमरान खान साहब की 70% मकबूलियत है। जो आपके इससे पहले ज़िमनी इलेक्शन हुए जिसमें जनाब बाजवा, उनकी इस्टेब्लिशमेंट, मिस्टर XYZ, इलेक्शन कमीशन, तमाम फैक्टर्स इमरान खान साहब के खिलाफ काम कर रहे थे, लेकिन इमरान खान साहब ने ज़िमनी इलेक्शन जीता, उसको भी आप छोड़ दें। अगर इमरान खान साहब के मुतालिक आप ये कहते हैं कि ये कोई मकबूल नहीं है, इस बात को मान लेते हैं, पूरा पाकिस्तान मान ले इस बात को कि इमरान खान साहब की कोई मकबूलियत नहीं है, ये 13 जमातें सबसे मकबूल है, तो इलेक्शन करा दें, इलेक्शन करवा दें, मौजूदा इंतशार की कैफियत खत्म हो। अगर ये बर वक्त इलेक्शन हो जाता, हाशमी साहब, हो जाता ना, ये पंजाब का बर वक्त इलेक्शन हो जाता तो क्या ये GHQ जैसे वाकयात होने की नौबत आती? इमरान खान साहब को गैर कानूनी तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो अगवा किया गया था, मेरी बात सुने, उसके बाद ये सारे वाकयात हुए। देखिए, आप कह रहे हैं इलेक्शन अगर हो जाता, राय साहब, अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो जाती तब भी ये नहीं होना था। मैं तो आज भी कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो किरदार था वो अदा ही नहीं किया। तौहीन अदालत आज भी वो ये कहते हैं कि जनाब अब तो हालात जो हैं वो इस समत में नहीं जा रहे कि हम ये 90 दिन वाली बात को देखें, हालात किसी और तरफ चले गए। यानी ये जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की थी इस पूरे हालात को खराब करने में। यानी वो ऐसी ताकतें जिन्होंने पाकिस्तान के, पंजाब के हालात खराब किए, इसमें सुप्रीम कोर्ट का कलीदी किरदार है। जो टाइम बाय किया गया, टाइम दिया गया, पहले दिन अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई में किसी वज़ीर-ए-आज़म को घर भेज दिया जाता ना, तो फिर पीपल्स पार्टी ने भी सोचना था। जो नारा लगाया गया कि जनाब हमारे अगला वज़ीर-ए-आज़म जो है वो सिंध से होगा, सिंध के डोमिसाइल का होगा, तो राय साहब यहां पे भी गेम हो सकती थी। लेकिन आइन और कानून के साथ सुप्रीम कोर्ट खुद खड़ी नहीं हुई। और आज जो इसका एक रिएक्शन है वो पाकिस्तान की आवाम, आम आदमी जो है वो बर्दाश्त कर रहे हैं ना। आज पिछले 1 बरस में, यानी अब तो खैर 1.5 बरस हो गया, पाकिस्तान की आवाम के लिए क्या कुछ किया। यहां पर तेल की कीमत नीचे जाती है, मरियम ट्वीट कर देती है कि जनाब मुबारक हो, वेल डन डार साहब। तो हमारी नसीब में और हमारी किस्मतों में तो यही खानदान रह गए हैं। आज भी इलेक्शन ना करवाना इनकी साजिश थी, इलेक्शन नहीं करवाए गए, साजिश के तहत ही सब कुछ किया गया, बच्चे बच्चे को मालूम है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, राया साहब, कलीदी किरदार अदा किया है। हम सुप्रीम कोर्ट को क्लीन चिट नहीं दे सकते।
नहीं, सुप्रीम कोर्ट को तो कोई भी क्लीन चिट नहीं दे रहा। ज़ाहिर है इलेक्शन तो सुप्रीम कोर्ट नहीं करवाना था ना। जब इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं करवाया, यही तो मैं बात कर रहा हूं, तो उसके नतीजे में ये हालात पैदा हुए हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे देती, उसके बाद इस फैसले पर अमल दरामद ना होता, तो सुप्रीम कोर्ट के पास एक जवाब होता। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर अमल दरामद करने के लिए जितने ऑप्शन थे, वो सारे ऑप्शन भी एग्जॉस्ट करती। लेकिन बहरहाल अब आ जाएं आर्मी चीफ और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो खबर है उस पर। एक तो मैं जो एक्सप्लेन कर रहा था कि इमरान खान साहब चूंकि 70% अवाम उनके साथ खड़े हैं, इस्टेब्लिशमेंट इससे पहले यानी पाक फौज पाकिस्तान के अंदर बाइंडिंग फोर्स, सबसे बड़ी बाइंडिंग फोर्स रही है। पाक फौज हमेशा, या दुनिया की कोई भी फौज अवाम से ताकत हासिल करती है, तो कुदरती तौर पर यह नहीं हो सकता कि इस तरह का तासुर बने कि पीडीएम कोई फौज का कंधा इस्तेमाल कर रही है पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात को क्रश करवाने के लिए। अगर इस तरह से होगा तो फिर जाहिर है कि सवालात उठेंगे, और ये सवालात इसलिए नहीं उठने चाहिए कि ये पाक फौज, इमरान खान साहब ने आज भी कहा कि ये हमारी फौज है, ये मेरी फौज है, आपकी फौज है, अवाम की फौज है। कोई पाकिस्तानी अपनी फौज के खिलाफ तो खड़ा नहीं होना चाहता, ना उसको खड़ा होना चाहिए अपनी फौज के खिलाफ। लेकिन हालात जानबूझकर ये शहबाज शरीफ इतनी घिनौनी साजिश कर रहे हैं कि आर्मी चीफ के मुतालिक कोई बयान इमरान खान साहब ने नहीं दिया था। ये बयान दिया था असल कि कुछ लोग ये तासुर फैला रहे हैं कि मैं अगर इक़्तिदार में आ गया तो मैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को डी नोटिफाई कर दूंगा। लेकिन मैंने उनको ये पैगाम पहुंचाया कि इस किस्म का मेरा कोई इरादा नहीं है। इमरान खान साहब ने बारहा ये बात की, लेकिन शहबाज शरीफ ने 3-4 मरतबा प्राइम मिनिस्टर हाउस से ये स्टेटमेंट जारी करवाए, पीडीएम ने स्टेटमेंट जारी करवाए कि इमरान खान ने आर्मी चीफ के खिलाफ बयान दे दिया। और आर्मी चीफ के खिलाफ बयान देने का ये मकसद था, वो मकसद था ताकि आर्मी चीफ को और इमरान खान साहब को सामने लाया जाए। ये सिचुएशन तो रियासत पाकिस्तान के लिए इंतहाई नामुनासिब सूरत हाल है, अफवाज पाकिस्तान के लिए भी इंतहाई नामुनासिब सूरत हाल है। और अगर इमरान खान साहब को इसी तरह टारगेट किया गया तो ये कोई अगेन इमरान खान साहब के लिए भी T20 मैच नहीं है कि वो कोई 1-2 दिन में ये मैच जीत जाएंगे। ये एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी T20 मैच नहीं है। इतनी पॉपुलर जमात को एस्टैब्लिशमेंट या ये पीडीएम क्रश नहीं कर सकते। आप देख लें कि पीपल्स पार्टी, भुट्टो साहब को जब फांसी हुई उसके बाद पीपल्स पार्टी के ऊपर कितना मुश्किल दौर गुजरा। पीपल्स पार्टी ने अपनी एक तबई उम्र पूरी की और उस यानी भुट्टो साहब की मकबूलियत की बुनियाद पर बेनज़ीर भुट्टो जब वापस आई जिला वतनी से 80 की दिहाई में, तो आप देख लें कि कितना बड़ा उनका इस्तकबाल किया गया। और फिर ये तो पीपल्स पार्टी की जो वफात हुई है, यानी जो अंदरून सिंध की पार्टी बनी, ये तो आसिफ अली जरदारी की पॉलिसीज की वजह से हुआ। लेकिन अब अभी भी कहना चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हर फैसले की एक तबई उम्र होती है, और जो फैसले इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ लिए जा रहे हैं, ये फैसले अपनी मौत, अपनी जिंदगी और अपना वक्त पूरा करने के बाद डिल्यूट हो जाएंगे। यही मैं कह रहा हूं कि ये नहीं हो सकता कि कोई भी जमात अपनी तबई उम्र पूरी करने से पहले खत्म हो जाए। क्या पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी के टेक ओवर करने तक और बीबी की शहादत तक पीपल्स पार्टी एक फाल जमात थी, सिर्फ अंदरूने सिंध की जमात तक महदूद नहीं थी। लेकिन वो तो आसिफ अली जरदारी ने बैंड बजा दी ना, इतनी बुरी गवर्नेंस, करप्शन के इल्जामात कि वो अंदरूने सिंध की पार्टी रह गई। तो इसी तरह आप ये देख लें कि नून लीग जो है वो अंदरूने पंजाब की लाहौर तक की पार्टी रह गई। 90 की दिहाई में कभी पीपल्स पार्टी, कभी नून लीग, एस्टैब्लिशमेंट यही खेल खेलती रही। फिर एमक्यूएम के खिलाफ जो ऑपरेशन किया गया, एमक्यूएम और इमरान खान साहब की पार्टी में बड़ा फर्क है। अल्ताफ हुसैन ने खुली दहशतगर्दी की, कराची में कत्लो गारत करवाई, लेकिन उसके बावजूद आप ये देखें कि अभी भी अल्ताफ हुसैन के खिलाफ पूरी एमक्यूएम पाकिस्तान तो बना दी गई, लेकिन अल्ताफ हुसैन लंदन से जब इलेक्शन के बायकॉट की कॉल देते हैं तो अभी भी कराची में उनके बहुत ज्यादा तादाद में हमदर्द मौजूद हैं। तो इसलिए जो सियासी वजूद होते हैं ये बड़े सख्त जान होते हैं। और इमरान खान साहब जितनी मकबूलियत इस वक्त उनको हासिल है, भुट्टो साहब इतने मकबूल नहीं थे जितनी मकबूलियत इस वक्त इमरान खान साहब को हासिल है। भुट्टो साहब की मकबूलियत के रिकॉर्ड इमरान खान साहब तोड़ चुके हैं। तो अब इस पूरी सिचुएशन में अगर इमरान खान साहब के खिलाफ ये यकतरफा कार्रवाई की जाती है या तहरीक इंसाफ को कलअदम किया जाता है, तो इस पर जाहिर है कि पब्लिक रद्द-ए-अमल आएगा।
ये रद्द-ए-अमल हो सकता अच्छा। है कि फौरी तौर पर बहुत वसी पैमाने पर ना आए। अव्वल तो फौरी तौर पर वसी पैमाने पर आएगा, लेकिन वसी पैमाने पर ना भी आया तो नफरतों के जो बीज बोए जाएंगे, जिनको आप कारपेट के नीचे छुपाएंगे, ये तनावर दरख्त बन जाएंगे। और फिर वो नफरतों के बीज जब तनावर दरख्त बनते हैं हाशमी साहब, तो फिर सानिया सुकूते ढाका इस किस्म के सानियात होते हैं। चले, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। नहीं, अल्लाह ना करे, मैं भी इसी तरफ आ रहा हूं ना, ये हुआ है ना। बिल्कुल ठीक है, हुआ है, बिल्कुल सही है। वो आप ठीक कह रहे हैं, ये बिल्कुल इसी तरह ही हुआ और इस पे कोई किसी को दो राय नहीं है। अच्छा राय साहब, एक बयान जो है ना वो नवाज शरीफ साहब ने लंदन से जारी किया है, और ये बयान ऐसे हालात में जारी किया गया जब वो पाकिस्तान की अदालतों को मानने से इनकारी हैं। दो बयान बड़े ज़रूरी थे। एक, ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा कि मैं ऐसे जजेस को नहीं मानता और जो अपने मकासद के लिए सब कुछ कर रहे हैं, उनका इशारा उमर अता बंदयाल की तरफ था, चीफ जस्टिस। और फिर दूसरा बयान जो है वो राना सनाउल्लाह ने टीवी पर बैठकर दिया, और वो राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि अगर हमारे वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजा गया तो इस फैसले की कोई हैसियत नहीं है, यानी हम नहीं मानेंगे, जाओ जो कुछ करना है कर लो, और ये सुप्रीम कोर्ट अपनी उठाओ और जहां जाकर ये इस पर इतलाक कराना करा लो। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे भी दिया, जो मुझे नहीं लगता कि बगैर रीढ़ की हड्डी के स्पाइनलेस सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमें इस वक्त नजर आ रही है। इसी तनाजुर में, इसी माहौल में जो पैगाम जहां से स्टार्ट हुआ, नुक्ता आगाज जो था वो नवाज शरीफ हैं, और उन्होंने क्या कहा कि बेटे से चंद हजार धर्म तनख्वाह लेने पर मुझे नाहल करवाकर जेल फेंक दिया गया, और दूसरी तरफ एक साबितशुदा करप्ट को सादिक और अमीन करार दिया गया। हमें सजा सुनाने वाले 60 अरब लूटने वाले का इस्तकबाल करते हैं। कौन करेगा ऐसा अदल का एहतराम? यानी जो तहरीक है अदलिया को ना मानो, अदलिया के खिलाफ एक तहरीक जो है नवाज शरीफ लंदन से बैठकर चला रहे हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद सुप्रीम कोर्ट में पेशी होती है तो इमरान खान को देखकर वेलकम खान साहब के अल्फाज जो हैं वो अदा किए जाते हैं। अच्छा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी वो गालिबन एक जस्टिस गुल समथिंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जिन्होंने खान साहब का वो केस भी सुना, उन्होंने भी आज ये अल्फाज अदा किए तो अदालत में कह के छूटे, और क्योंकि उन्होंने कहा एक वकील को देखकर के गुड टू सी यू, तो मेरा ख्याल है कि ये जज साहिबान एक अंदाजे बयान होता है अदालतों में, लेकिन इसको एक सियासी स्कोर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और नवाज शरीफ साहब जो हैं, खान साहब के साथ तो जो कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो अब अदालतों के ऊपर भी एक दो रोज में आप बयानी को जो इस तरह की ट्वीट्स और जिस तरह के बयान आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि चढ़ाई का वक्त जो है राज साहब आ गया है। हाशमी साहब, इसमें मैं कमेंट करता हूं, लेकिन आर्मी चीफ के मुतालिक खबर रह जाएगी फिर, क्योंकि वो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट आर्मी चीफ के हवाले से और इमरान खान साहब के हवाले से हुई है। क्योंकि इमरान खान साहब की जो इंतहाई अहम मुलाकात हुई अकील करीम ढेडी की, उसके बाद एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि ये जो 10 आपके पाकिस्तान के सरकर्दा जो कारोबारी शख्सियात हैं, जिनमें दुनिया टीवी के चेयरमैन मियां आमिर साहब भी हैं, इसी तरह आपके जो बाकी 9 टॉप के आपके बिजनेसमैन हैं जिनके एस्टैब्लिशमेंट के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और अकील करीम ढेडी जो हैं, इनके मुतालिक तो सबको पता है कि एस्टैब्लिशमेंट के इतने करीब हैं कि जब भी कोई क्रिटिकल मामला हो, जब किसी क्रिटिकल मामले को हल करना हो, जैसे तहरीके लब्बैक का मामला था, एस्टैब्लिशमेंट और तहरीके लब्बैक के दरमियान इशू रिजॉल्व करवाना था, और एस्टैब्लिशमेंट चाहती थी कि मुल्क में इंतशार ना पैदा हो, तो उस वक्त भी इस्तेमाल किया गया था इनको सालसी के तौर पर। तो अब मुलाकात तो हो गई है इमरान खान साहब के साथ अकील करीम ढेडी की। अब ये जो हमारे थंबनेल में भी लोग देख रहे हैं, तो इसके बाद अब ये जो 10 सरकर्दा शख्सियात है, इन्होंने ये फैसला किया है कि अकील करीम ढेडी जो कि इमरान खान साहब से मिले हैं, ऑब्वियसली इमरान खान साहब का पैगाम भी पहुंचाया जाएगा, तो अब ये मिलेंगे आर्मी चीफ से। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी इनकी मुलाकात होगी, और उसके बाद आसिफ अली जरदारी से भी ये मिलेंगे, शहबाज शरीफ से भी मिलेंगे, और फौज के सुप्रीम कमांडर यानी सदर आरिफ अलवी से भी मिलेंगे। और इन्होंने एक, आप ये कह लें कि एक अपना एक प्लान बनाया है कि इस वक्त जो पॉलिटिकल टेम्परेचर बहुत हाई है, जिससे जाहिर है कि रियासत पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, ये GHQ पर एहतजाज से भी रियासत पाकिस्तान को नुकसान हुआ है ना, ये जो मनाजिर इंडियन चैनल्स ने एक्सप्लॉइट किए हैं, इसी तरह इमरान खान साहब का जो अगवा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, रियासत पाकिस्तान का नुकसान हुआ है। फौज की साख पर अगर कोई सवाल उठेगा तो रियासत पाकिस्तान का नुकसान होगा। तो इसलिए ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि हालात जो हैं
तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब आप जो कह रहे हैं कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की जानिब चले गए हैं या नहीं चले गए, तो अदरवाइज तो ऐसा लग रहा था कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की जानिब चले गए हैं। लेकिन उसके अंदर ये एक उम्मीद की खबर है, पॉजिटिव एंगल भी देखना चाहिए, क्योंकि अगर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की जानिब चले भी गए तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि इमरान खान साहब को खुदा न खास्ता आप उनको कोई क्रच कर देंगे या उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी। ये नहीं कर सकते। इमरान खान साहब के साथ जो लीडर्स अभी साथ छोड़ रहे हैं उनके जो अंदरूनी कहानियां वो भी आगे जाकर शेयर करते हैं। लेकिन अभी फिलहाल ये जो GHQ की मुलाकातें हैं, अकील करीम ढेडी वगैरह, इसके अंदर से हम देखेंगे कि पॉजिटिव खबरें जो हैं वो एस्टैब्लिशमेंट के लिए, पाकिस्तान के लिए और इमरान खान साहब के लिए आ सकती हैं। राय साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को MQM बनाने और डिक्लेयर करने की तैयारी की गई है, और माजी में अल्ताफ हुसैन ने जो बयान दिए उनको बुनियाद बनाकर मॉडल वही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं, 5 लोग ऐसे हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ से किनारा कशी बाकायदा तो नहीं इख्तियार की, सिर्फ कैनी साहब जो हैं वो चले गए हैं, जिसमें वलीद इकबाल भी हैं। उन्होंने मुजम्मत की, हर पाकिस्तानी को मुजम्मत करनी चाहिए, बिल्कुल ठीक किया, इसमें कोई राय नहीं है। लेकिन आमिर कैनी साहब छोड़कर चले गए और उन्होंने कहा कि जनाब, क्योंकि मॉरल ग्राउंड ऐसी होती है ना राय साहब, कि आप एक जमात के साथ इतने अरसे तक रहें तो आप कहते हैं कि ठीक है यार, मैं अगर इस जमात से अलग मुझे कर रहे हैं तो मैं फिर सियासत से ही अपने आप को अलग कर लेता हूँ। इसके अलावा अली जैदी साहब पहले कैमरों के सामने भी आए और सब जेल उनके घर को बनाया गया, फिर हमें मालूम हुआ कि वो भी जो है खबर उनके हवाले से भी आ रही है कि वो जल्दी पैगाम जो वो दे देंगे कि उनका भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है। फैसल वाडा इससे पहले जा चुके हैं। इसके साथ साथ वलीद इकबाल का भी एक पैगाम आ गया। अब ये कहा जा रहा है कि एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया जाएगा, किंग्स पार्टी तख्लीक की जाएगी, चूंकि जहांगीर तरीन साहब का जहाज जो है वो तैयार है और वो लोगों से राब्ते में भी आ गए हैं। पीपल्स पार्टी वाले भी उनसे राब्ते में हैं कि किस तरह लोगों को शामिल किया जाए, इलेक्शन से पहले एक पार्टी और एक ग्रुप जो है तैयार किया जाए। राज साहब, आपको क्या लगता है, ये करीम गबूल जो हैं सिंध से चले गए, संजय गंगवानी, इफ आई एम सेइंग द राइट प्रोनाउंसिएशन, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और मैंने जो इसका प्रोनाउंसिएशन सही अदा किया, संजय गंगवानी जो हैं वो भी चले गए हैं। तो राज साहब, क्या हो रहा है? मजीद नाम आएंगे, मजीद इसी तरह की स्ट्रेटजी जो माजी में हमने देखी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान या कोई और ग्रुप जो है वो तैयार किया जाएगा, या क्या होगा? 3 दिलचस्प वाकयात अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं, जिससे उनको पता चलेगा कि क्या इमरान खान साहब की पार्टी ख़त्म हो जाएगी या इमरान खान साहब की पार्टी इतनी मकबूल रहेगी। पीपल्स पार्टी, हाशमी साहब, 2000 की दिहाई में कोई बहुत मकबूल पार्टी नहीं थी, एक दरमियाने दर्जे की मकबूल पार्टी थी। चूँकि तीसरी कोई कुव्वत नहीं थी तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, यही 2 जमातें थी, इनकी बारियां लगती थी। पीपल्स पार्टी पैट्रियट के नाम से एक जमात बनाई गई थी। वो पीपल्स पार्टी पैट्रियट के नाम से जो जमात बनाई गई थी, उसके जितने भी नाम नहाद रहनुमा जिन्होंने पीपल्स पार्टी से अलहदगी अख्तियार की थी, वो आप देख लें कि उन सियासी तौर पर इबरत का निशान बन गए। जब उन्होंने अपनी बुनियाद को छोड़ा तो उनके साथ क्या हुआ। उसके बाद आप ये देखें कि जहांगीर तरीन का जो जहाज़ है वो जितने मर्जी आप ये कह लें कि चकोले खा ले, जहांगीर तरीन का जहाज़ जितनी मर्जी जिधर मर्जी घूम जाए। ये जहांगीर तरीन का जहाज़ उस वक्त भी इस्तेमाल हुआ था जब जनाब बाजवा आर्मी चीफ थे। पूरा एक ग्रुप बनाया गया था ना जहांगीर तरीन की जानिब से इमरान खान साहब के खिलाफ, ज़िमनी इलेक्शन में उतारा गया था। तो वो जहाज़ अवाम ने किस तरह से उसको टाइटैनिक बनाकर समंदर में डुबो दिया था, समंदर में गर्क कर दिया था। और जहांगीर तरीन का पूरा ग्रुप जो है वो ज़िमनी इलेक्शन में, पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में इबरत का निशान बन गया था। अगेन जनाब बाजवा की सपोर्ट के बावजूद, इलेक्शन कमीशन मिस्टर XYZ की सपोर्ट के बावजूद, जहांगीर तरीन के जो साथी हैं उस ग्रुप के, वो बाद में पीटते थे कि ये हमने क्या कर दिया कि अब तो नून लीग भी हमें कहती है कि अगली मरतबा टिकट नहीं देंगे। हमारा एक ग्रुप के तौर पर जो इन्फ्लुएंस था वो इन्फ्लुएंस भी खत्म हो गया और हमारी MPS की जो सीट्स थी वो सीट्स भी हमारे हाथ से चली गई। तो ये अंजाम हुआ था जहांगीर तरीन ग्रुप का। तो एक मरतबा फिर ये तजर्बा करके देखना है, कर लें। आमिर कियानी की मैं आपको अंदरूनी कहानी बता देता हूँ कि आमिर कियानी की तहरीक इंसाफ के जो नजरियाती कारकुन हैं उनके अंदर कोई ख़ास एक्सेप्टेंस नहीं थी। आमिर कियानी को आपने
इससे पहले भी जो एहतजाज हो रहे थे या इमरान खान साहब जिस किस्म की हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे थे, उसके अंदर आपने किसी फ्रंट रो में आमिर कियानी को नहीं देखा होगा। तो आमिर कियानी के मुतल्लिक नजरियाती कारकुनों में और नजरियाती रहनुमाओं में पहले ही एक रिजेंटमेंट मौजूद था। तो आमिर कियानी के जाने से इमरान खान साहब को 0.1% भी फर्क नहीं पड़ता। फैसल वाउडा चले गए, क्या इमरान खान साहब की मकबूलियत पर कोई फर्क पड़ा था? जहांगीर तरीन चले गए, जो कि सबसे बड़ा फिगर थे, सबसे बड़ा फिगर इमरान खान साहब के बाद तहरीक इंसाफ के अंदर जहांगीर तरीन थे, लेकिन सियासी तौर पर वो इबरत का निशान बन गए। अलीम खान अलग हुए, आप देख सारे चले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अली जैदी की कहानी सुन लें कि अली जैदी की भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। अली जैदी को पहले जो जेल से घर मुंतकिल किया गया था और सब जेल डिक्लेयर किया गया था, तो उस वक्त पीटीआई के अंदर से अली जैदी को बहुत से लोगों ने कहा कि आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अली जैदी को इजाजत ही इसलिए दी गई थी ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके इमरान खान साहब के खिलाफ बगावत का ऐलान कर देंगे। लेकिन हुआ ये कि वह यहाँ पे अली जैदी ने कह दिया कि मैं तो खड़ा रहूंगा इमरान खान साहब के साथ, 9 मई के वाकयात की मजम्मत करता हूं, लेकिन इमरान खान साहब के साथ ही पीटीआई छोड़ूंगा। अगर इमरान खान साहब पीटीआई छोड़ेंगे, नहीं मजम्मत ठीक है, पीटीआई छोड़ेंगे, बिल्कुल ठीक है। मैं तो ये कहता हूं कि खान साहब को भी राय साहब बल्कि तहरीक का ऐलान करना चाहिए, रैली निकालें और जो अनासिर जिन्होंने ये सब कुछ किया, इजहार यकजहती रैली होनी चाहिए। इमरान खान साहब उसको लीड करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड करे फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए। बिल्कुल ठीक किया, मुजम्मत होनी चाहिए थी। तो अली जैदी जो है, उनसे एक्सपेक्टेशन ये थी, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, उनकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि ये फौरी तौर पर यहीं ऐलान बगावत कर दें। जब अली जैदी ने ऐलान बगावत नहीं किया तो उनको फिर दोबारा से जैकबाबाद की जो जेल है वहां मुंतकिल कर दिया गया। अब जाहिर है कि उनके ऊपर काम तो होगा, आमिर कियानी के ऊपर भी काम हुआ। अब यहां पर आप देखें कि क्या अंधेर नगरी है कि शीरी मजारी को पहले एक मरतबा अदालती हुक्म पर रिहा किया गया, अडयाला जेल से रिहा किया गया, दोबारा उनको जो गिरफ्तार किया गया थाना तरनोल में, उनके ऊपर एफआईआर बड़े मजे की दी गई। वो थी इक़दाम कत्ल और असलहा लहराने की। आप यकीन कर सकते हैं कि शीरी मजारी ने कोई असलहा लहराया होगा या शीरी मजारी ने इक़दाम कत्ल किया होगा? अच्छा, दोबारा उनको अदालत ने, जुडिशल मजिस्ट्रेट ने रिहा किया और ये कहा कि इनको दोबारा गिरफ्तार ना किया जाए। यानी एक मरतबा रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी हुई, दोबारा गिरफ्तारी के बाद फिर रिहाई हुई। ये कहा गया कि दोबारा गिरफ्तार ना किया जाए, लेकिन उसके बाद पंजाब पुलिस आ गई और शीरी मजारी को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। अली मोहम्मद खान जेल से निकले बाहर आ रहे थे, आगे फिर पुलिस खड़ी थी, पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया। तो इस किस्म की फिस्तायत का सामना है इस वक्त तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को। लेकिन हाशमी साहब, इस वक्त जो तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा रहेगा, एक तो वो तारीख में अमर हो जाएगा, तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उनकी नज़र में अमर हो जाएगा, इमरान खान साहब की नज़र में उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ, उस वक्त भी पीटीआई के कुछ लोग नाराज़ हो गए थे कि असद कैसर ने जब रिज़ाइन किया था तो इमरान खान साहब खुश नहीं थे। असद कैसर को यह धमकी दी गई थी जनाब बाजवा के एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से कि हम तुम्हें ताहयात नायल करवा देंगे, या वोटिंग करवाओ तहरीक अदम एतमाद पर, या हम तुम्हें ताहयात नायल करवा देंगे। तो असद कैसर ने उस वक्त रिज़ाइन किया था। उसके बाद से इमरान खान साहब की वो गुड बुक में नहीं रहे। आपने उसके बाद देखा, या तहरीक इंसाफ के लोगों ने देखा कि असद कैसर जिस तरीके से पहले इमरान खान साहब के करीब थे बतौर स्पीकर, और उसके बाद कभी आपने देखा कि असद कैसर की जमान पार्क में इमरान खान साहब के साथ बहुत क्लोजली कोई मशावरत हो रही हो, या असद कैसर को इमरान खान साहब ने अपने साथ स्टेज पर बिठाया हो? तो इसलिए जो भी इमरान खान साहब को छोड़कर इस वक्त जाएगा वो अवामी गैज़ो गज़ब का निशाना बनेगा। वो सियासी तौर पर मुकम्मल तौर पर इबरत का निशान बन जाएगा और इमरान खान साहब बाउंस बैक करेंगे। यानी मकबूलियत तो उनकी बरकरार है, मकबूलियत तो ये जो एकतरफा इक़दामात किए जा रहे हैं इससे इमरान खान साहब की बढ़ रही है। ये इस वक्त तो जाहिर है कि एक पीडीएम का जो एक रियासती जबर है उसका इमरान खान साहब को सामना है। इमरान खान साहब के पास कोई मुसल्लह जिद्दोजहद का तो ऑप्शन नहीं है, और ना ही सियासी जमातें मुसल्लह जिद्दोजहद करती हैं, ना उनको करनी चाहिए। सियासी जमातें तो सियासी स्ट्रगल करती हैं ना, तो सियासी स्ट्रगल ही करनी है इमरान खान साहब ने। लेकिन इमरान खान साहब, ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि जितने अवाम उनके साथ खड़े हैं वो कम बैक ना करें। यहाँ पर तो हाशमी साहब, ये शरीफ खानदान जिन्होंने लूट मार की, अदालतों से मफरूर इश्तिहारी मुजरिम करार पाए, फौजी क़यादतें इससे पहले कि इनको करप्ट करार देती रहीं,
उसके बावजूद अवाम में जीरो एक्सेप्टेंस होने के बावजूद वापस आ गए ना वापस इक़्तिदार में। जब ये वापस आ सकते हैं इक़्तिदार में, जिनकी अवाम में जीरो एक्सेप्टेंस है, जिनकी करप्शन के मुतालिक एस्टैब्लिशमेंट के पास फाइल्स हैं, जिनके ऊपर अभी भी मुकदमात हैं, तो इमरान खान साहब के ऊपर तो ना कोई मुकदमात हैं, यानी कोई जेन्युइन जो आपके मुकदमात हैं वो नहीं है। इमरान खान साहब के पीछे 70% अवाम भी खड़े हैं और इमरान खान साहब के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई जो कि उनको या तहरीक इंसाफ को कलअदम कराने के लिए की जाएगी तो उसकी एक्सेप्टेंस नहीं होगी। अदालतों से भी हो सकता है स्ट्राइक डाउन हो जाए। अगर अदालतें कॉम्प्रोमाइज भी हो गई तो तब भी तहरीक इंसाफ को क्रश नहीं किया जा सकता। ये बहुत जल्द आप देखेंगे कि ये बाउंस बैक करेंगे। इसलिए जो लोग ये सोच रहे हैं कि इमरान खान साहब को इस वक्त हम मुश्किल हालात की वजह से छोड़ जाएं, ये एक ऐसी सियासी गलती करेंगे कि कुछ ही अरसे में इनको अंदाजा होगा कि नए चेहरे तहरीक इंसाफ के इनकी जगह ले लेंगे। वो भी इतने मकबूल हो जाएंगे जितने इस वक्त इनकी मकबूलियत थी, क्योंकि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत इमरान खान साहब की वजह से है। और 70% लोग ये कोई आमिर कियानी के पीछे या अली जैदी के पीछे नहीं खड़े। ये अली जैदी, सदर आरिफ अलवी और आमिर कियानी, ये तमाम लोग जिन ओहदों पर बैठे हुए, फवाद चौधरी, ये इमरान खान साहब की वजह से बैठे। इमरान खान साहब के टिकट पर ये जीते हैं। अननोन लोग, यानी जिसे कहते हैं कि खंबे खड़े कर रहे हैं, तो इमरान खान साहब के नाम पर जीते हैं। इमरान खान साहब ने कैंपेन नहीं की थी ज़िमनी इलेक्शन में। इमरान खान साहब ने रिकॉर्ड कौमी असम्बली के हल्के खुद वो वहां से खड़े थे, कैंपेन नहीं की, फिर भी जीत लिए। अननोन लोगों को टिकट दिए, वो भी जीत गए, इसके बावजूद कि जनाब बाजवा की एस्टैब्लिशमेंट उनके खिलाफ थी। तो इसलिए ये कहना कि इमरान खान साहब की गेम ओवर हो गई है, ये वही लोग कह सकते हैं जिनको सियासत की गहराइयों का इदराक नहीं है। ये सियासत, अगेन मैं कहता हूं, ये कोई 2-4 ओवर का मैच नहीं है, T20 मैच नहीं है। ये एक लंबी इनिंग होती है और इस लंबी इनिंग में आखिर आप देखेंगे कि वही पार्टी फाते होगी जिसके पीछे अवाम खड़े होंगे। बिल्कुल ठीक है आपने। राज साहब, ये शो था आज का हमारा, आपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुझे और इब्राहिम राज साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह।